हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उसके मैंने 3 पार्ट में उसे कंप्लीट करवाया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके, जहां पर प्लेलिस्ट बनाते हैं हम, वहां सर्च करके आप चेक कर सकते हो तीनों वीडियो लेक्चर को। चलिए, तो आगे मूव करते हैं और आज हम जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो कहीं पे दिया नहीं है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, लेकिन वहां पर फर्स्ट ऑर्डर की जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां पर जरूर आपको बोला गया है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दे देगा, एक रिएक्शन दे देगा, उसके लिए बोल देगा कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, या फिर ये बोल देगा कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की पावर 2 के साथ वेरी कर रही है। फिर आपको कुछ डेटा दे देगा और फिर बोलेगा कि इसके लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करो, या फिर आपको हाफ लाइफ पूछ सकता है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसके ऊपर। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी बनता है कि हम इस एक्सपेक्ट को भी कंप्लीट करते हुए चले। ठीक है, तो चलिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को देखो स्टडी करते हैं। समझना एक बार मेरी बात। मान लो कि मैं रिएक्शन ले लेता हूं। रिएक्शन है जैसे कि मेरे पास ए रिएक्टेंट है, इट गोज टू इन प्रोडक्ट, और मैं बोलता हूं कि ये मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो समझते हो ना, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हुई है वो रिएक्शन क्या बोलते हो आप? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हो। अगर ये मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हाँ, ये मेरी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो सकती है। सही है, चलिए अब देखो, या फिर मैं कुछ इस तरह से मान लूं, एलिमेंट्री रिएक्शन ले लूं। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि मैं इस तरह से ले लूं, 2A गोज टू इन प्रोडक्ट। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इस रिएक्शन की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? सेम होगी। तो यहां पर देखो डायरेक्टली पता चल रहा है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2, और रिएक्शन की ऑर्डर भी कितनी है? 2 है। सही है, अगर इसकी ऑर्डर, इस रिएक्शन की ऑर्डर अगर 2 है मतलब फिक्स हो गया, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल है। या फिर मैं और भी देखो, मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं। ठीक है, मैं सारे वैरायटी टाइप एग्जांपल आपको यहां पर एक बार मैं बता देता हूं कि मैं कौन कौन से एग्जांपल ले सकता हूं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को डिराइव करने के लिए। मैं ले लूं कि 2 डिफरेंट रिएक्टेंट A प्लस बी, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर रिएक्शन की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो यहां पर भी देखो यही आ रहा है। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलर जाएगी 1 + 1 2, और रिएक्शन की ऑर्डर में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो तीनों टाइप के एग्जांपल को लेकर आप सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसे आप डिराइव कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर एक टाइप को भी अगर आप कंसीडर करके चलते हो और उसका अगर इंटीग्रेटेड लॉ बनाते हो तो उसको आप तीनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सही है, चलिए पहली कंडीशन ये बात समझना। कंडीशन नंबर 1 मैं मान के चल रहा हूं, या फिर 2 कंडीशन बनती है देखो यहां पर, वो हम आगे कंसीडर करेंगे। जैसे कि ये ले सकता हूं मैं, अगर इस रिएक्शन को मैं मानूं तो यहां पर क्या ले सकता हूं मैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी मान सकता हूं। कंडीशन नंबर 1 तो ये हो सकती है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन में सेम मान लूं, या फिर इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंट मान लूं। ठीक है, तो वो भी एक अलग कंडीशन है, उसको हम चलो आगे कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसकी बात करते हैं, सिंपल से एक रिएक्शन ले लेते हैं और जिसके लिए हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। तो देखो मैं एक चीज और बताओ, इस रिएक्शन का अगर आपको K लिखना है तो K क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए? बताइए, K रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है? अच्छा, इस तरह इसको अपन इस तरह से पढ़ लेते हैं। अगर इस रिएक्शन की रेट लिखनी है मुझे तो रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या हो जाएगा? R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 है, तो पावर में कितना आ गया? 2 आ गया। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से ही उसकी ऑर्डर पावर आप लिख सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन यहां पर एक चीज, K रिएक्शन है, ये क्या है? ये है K रिएक्शन। अगर मुझे Ka लिखना हो तो, K रिएक्टेंट Ka लिखना हो तो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा 2 × K रिएक्शन। पढ़ा है ना आपने रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रिएक्टेंट का कांस्टेंट लिखना है तो क्या हो जाएगा? 2 × K रिएक्शन हो जाएगा। सही है, चलिए तो ये भी हमने पहले स्टडी किया है। चलिए कोई बात नहीं, आज वापस एक बार देख लिया, और भी जब आगे आएगा तो हम न्यूमेरिकल में और इसे चेक कर लेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लो।
तो मैं यहां पर एक एग्जांपल मान लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास कोई ए रिएक्टेड है, इट गोस टू प्रोडक्ट। ए रिएक्टेड है, इट गोस टू प्रोडक्ट। मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इस ए की इनिशियल कंसंट्रेशन थी कुछ ए नोट या फिर स्मॉल ए, कुछ भी ले सकते हो। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितनी ले ली, ए नोट या फिर ए। अब मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर, t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन ए नोट से हो चुकी है 80 या फिर कुछ a माइनस एक्स बची है, बोल सकते ना। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब ध्यान से समझो, वही चीज जो हम हर काइनेटिक्स के लिए पढ़ते थे। पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t। मुझे बताओ इस रिएक्शन की अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्टिव टाइम। टी टाइम पे पढ़ना है मुझे, तो टी टाइम पर इस ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 80 है, तो इसमें क्या लिखूंगा 80। ये हो गई मेरा इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब मैं पढ़ूं अकॉर्डिंग टू रेट लो। मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू रेट लो इस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, क्या बोलती है रेट लो, जो रिएक्शन की रेट होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही होता ना अब देखो यहां पर देखो हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा k इंटू ए टू द पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं इसलिए पावर में कितने लेके चलेंगे 2, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पर आप 2 लिख लो, ठीक है। चलिए तो ये हो गई रिएक्शन की रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो, ये हो गई रिएक्शन की रेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात समझिए, अब क्या करेंगे, ये भी रिएक्शन की रेट है, ये भी रिएक्शन की रेट है, तो दोनों को क्या करें एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा माइनस डी ऑफ एटी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2, लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, जो 80 टर्म है उन दोनों को साथ में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस डी ऑफ 80 अपॉन 80 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू के डी टी। अब मैं क्या करता हूं माइनस साइन को उधर भेज देता हूं, तो माइनस के डी टी हो गया। अब समझिए आगे, अब क्या करते हैं हम यहां पर इनका इंटीग्रेशन करेंगे, सही है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन यहां ले लेते हैं, देखो यहां पर इंटीग्रेशन आ गया और एक यहां पर इंटीग्रेशन आ गया, के कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, एक मिनट को, ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 से t के बीच में होगा। मुझे बताओ जब 0 टाइम था तो इस एक t की कंसंट्रेशन कितनी थी, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी है a नोट, तो इसे ले लो आप a नोट। t टाइम पर इस 80 की कंसंट्रेशन कितनी है, t टाइम पर देखो 80 है, तो इसे ले लो आप 80, सही है। अब करते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए देखो यहां पर इक्वेशन क्या है आपकी, d ऑफ 80 अपॉन a टू द पावर 2। यहां पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला है जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर n अगर हो, ठीक है, x की पावर कुछ भी हो, तो फॉर्मूला क्या लगता है, तो ये लगता है फॉर्मूला यहां पर x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लगता है। तो यहां पर क्या है, x की पावर 2 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो जिन बच्चों ने 12th नहीं पढ़ी है उनको तो ये फॉर्मूला नहीं आता होगा क्योंकि इंटीग्रेशन में आता है, जिन्होंने पढ़ी है उनको ये पता होगा, ठीक है। बायो वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी x की पावर n हो, 1 अपॉन x की पावर n हो, तो क्या लिखोगे x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1। यहां पर पावर कितनी थी, देखो 2 थी, इसलिए n की जगह क्या लिखा मैंने माइनस 2 लिखा, ठीक है। सॉल्व कर लो कितना जाएगा माइनस 1 अपॉन x। तो देखो अब इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर 2, इसका हो जाएगा माइनस
1/80, सही है, यही होगा। लिमिट कहां से कहां तक है, ए नोट से 80 तक, तो लिमिट चल रही है आपकी ए नोट से 80 तक, इज इक्वल टू आगे क्या आ गया देखो, माइनस के चल रहा है। 1 डॉट डी टी, देखो फॉर्मूला होता है 1 डॉट डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स बन जाता है, तो 1 डॉट डी टी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। और यहां पर लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, 0 से टी के बीच में चल रही है, सही है। अच्छा अब इसे आगे देखो, अब क्या करते हैं हम, पहले तो हम हायर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो हायर लिमिट पुट करो, हायर लिमिट जब पुट करोगे आप तो बताओ क्या हो जाएगा, 80 की जगह इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी -1/80, फिर माइनस, ये माइनस आ गया, ठीक है, ये माइनस आ गया, और फॉर्मूले का एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/80 क्या पुट करो, ए नोट पुट करोगे 80 जगह, चलो इज इक्वल टू माइनस के, यहां पर आप पुट करो हायर लिमिट तो कितनी हो गई टी, प्लस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 इंटू के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है कि यहां तक। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो देखो यहां पर क्या करता हूं मैं, माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, तो माइनस कॉमन आ गया तो 1/80 माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब जो यहां से माइनस कॉमन निकला था उसको उस तरफ भेज दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। अब इसे वापस रीअरेंज कर रहा हूं, 1/80 इज इक्वल टू 1/a नोट प्लस के टी। तो ये है आपकी मेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, 1/80 इज इक्वल टू 1/a नोट प्लस के टी। याद रहेगा, नहीं याद रहे तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो, सही है। चलिए मेन बात है, आपको यह फॉर्मूले प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, बायो के बच्चे होते हैं उनको फॉर्मूले प्रॉब्लम होती है, बस उनको सीखने की जरूरत है थोड़ा बहुत फॉर्मूले को, और ये आपका काम हो जाएगा। चलिए अब देखो आगे, ये हो गया हमारे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये बताओ, अब हमें इसका ग्राफ स्टडी करना है। ग्राफ स्टडी करने से पहले मुझे ये बताओ कि एक जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एटी का इक्वेशन क्या था, बताओ। पहले तो बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के लिए एटी का इक्वेशन क्या था, एटी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी, यही था। और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, एटी इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, यही था। चलिए अच्छा सॉरी, ये एटी इज इक्वल, यहां पर आ गया माइनस के टी आएगा, सॉरी हाँ माइनस के टी आएगा। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, इसका ग्राफ देखो, मुझे बताओ कि जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब इसको देखो, देखो y इज इक्वल टू क्या था, ये mx माइनस सी, वाई एक्सिस पे कौन आ जाएगा 80, x एक्सिस पे कौन आ जाएगा t आ जाएगा, ठीक है। बताओ स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल है माइनस के, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, ए नोट के इक्वल है। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू mx माइनस सी है ना, तो ये आपका वेट, हाँ देखिए इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव और स्लोप कैसा है, स्लोप है नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आगे नेगेटिव स्लोप, ये आपका आपका इंटरसेप्ट ए नोट, और ये स्लोप जो किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। तो ये तो था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर पढ़े तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए देखो क्या हो जाएगा, एटी वर्सेस टी। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो है ही नहीं, तो y इज इक्वल टू mx रखते हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर चेंज होगा, x को चेंज करो। अब देखो यहां पर t टाइम है ना, तो देखो यहां पर t टाइम है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। देखो e टू दी पावर माइनस के टी है, अगर आप t के बीच में चल रहे हो, जैसे जैसे आप t बढ़ाओगे, t बढ़ेगा तो t इंटू के क्या हो जाएगा, और इंक्रीज होना चाहिए t, लेकिन किस में इंक्रीज होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा। अगर नेगेटिव में इंक्रीज हुआ मतलब कि जैसे जैसे आप t को बढ़ा रहे हो, e टू दी पावर माइनस के टी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एटीपी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, सही है। तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब फिर इसकी बात करते हैं। देखो ये तो हो गया जीरो ऑर्डर ग्राफ, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहां पर ग्राफ देखो, यहां पर ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा 80। अब देखो यहां पर 80 नहीं बनेगा, यहां पर देखो इसे हम क्या लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लेकर चलेंगे। तो ध्यान से देखो y एक्सिस पे किसके लिखेंगे हम, 1/80 को लिखेंगे y एक्सिस पे, x एक्सिस पे किसको लिखेंगे, t टाइम को लिखेंगे, ठीक है।
तो देखो 1/80 और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तब ग्राफ को देखो ये क्या होगा, इसके स्लोप क्या है प्लस के, मतलब कि पॉजिटिव ग्राफ जाएगा आपका इस तरह से, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल हो जाएगा 1/a0 के, और इसकी स्लोप इक्वल होगी प्लस के। ठीक है, तो ये था ग्राफ फॉर द इंटीग्रेटेड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड लो जो भी है सेकंड ऑर्डर का, उसके लिए ये ग्राफ है 1/80 वर्सेस टाइम t के बीच में, जहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो इसकी स्लोप है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगा। इंटरसेप्ट कितना है 1/a0, तो इंटरसेप्ट आ गया 1/a0। ठीक है, और स्लोप किसके इक्वल आ गई m, देखो k के इक्वल है तो k के इक्वल आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका कंप्लीट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लो। आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर होगा। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और इसकी हाफ लाइफ और कंप्लीशन टाइम को भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए कर लिया नोट, तो अब आगे मूव करते हैं। देखिए इसे मैं एक बार रफ कर लेता हूं। चलिए देखो, हाफ लाइफ पढ़ने से पहले मैं कोई एक छोटी सी चीज और बता दूं, कुछ एक्स्ट्रा है, अगर अच्छा लगे तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं। देखिए मुझे बताओ कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहती है कि जो रिएक्शन की रेट है, अकॉर्डिंग टू अगर रेट लो पढ़े तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्टेंट की पावर जीरो के साथ वेरी करेगी। ठीक है, इट मींस कि रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है। तो अगर इसके लिए हम जो ग्राफ पढ़ते थे, अगर हम इसके लिए ग्राफ पढ़े रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, तो चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करो, रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर मैं पढ़ूं, तो बताओ अकॉर्डिंग टू रेट लो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की पावर 1 के साथ क्या करती है, ये वेरी करती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ग्राफ पढ़ो तो बताओ ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ये क्या आएगा, लीनियर चेंज होगा। ठीक है, यहां पर डॉटेड लाइन आएगी स्टार्टिंग में। सही है कि देखो लीनियर चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो रिएक्शन की रेट बढ़ रही है। सही है, अगर यही चीज अभी जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ लिया, अभी सेकंड ऑर्डर की बात की ना, तो फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए अगर इसको पढ़ना है आपको, तो बताओ ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की पावर 2 के साथ वेरी करेगी। और अगर इसका ग्राफ आपको पढ़ना है, इसका ग्राफ फॉर द रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आपको पढ़ना है, तो बताओ कितने किसके तरह वेरी करेगी, a⁴ के साथ वेरी करेगी। तो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से बनेगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये भी स्टडी कर लिया कि रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। सही है, चलिए जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम हाफ लाइफ की फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। देखिए हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं अब जल्दी से। हाफ लाइफ को किससे डिनोट कर सकते हो आप, टी हाफ से भी डिनोट कर सकते हो। हाफ लाइफ क्या होती है, जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो टाइम पीरियड जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। चलो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बताओ एटी की इक्वेशन क्या थी, 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। अगर t हाफ हो चुका है तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या हो चुका होगा, जो सॉरी 80 क्या हो चुका होगा, 80 इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो चुका होगा, हाफ हो चुका है।
सही है। तो बस AT की वैल्यू और T हाफ की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, AT की वैल्यू क्या हो जाएगी A नोट बाई 2, तो ये हो गया 2 अपॉन A नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन A नोट प्लस के टी हाफ। सही है। तो बताओ के टी हाफ की इक्वेशन क्या, अच्छा 1 अपॉन A नोट को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन A नोट हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू टी हाफ। तो यहां से अगर टी हाफ की आप इक्वेशन बनाओ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन A नोट इंटू के। तो बताओ यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फॉर द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए उसकी जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए देखिए अब इसके लिए मैं ग्राफ पढ़ाता हूं आपको। देखो पहले बात करते हैं, चलो पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर ग्राफ पढ़ते हो तो ग्राफ पढ़ रहे हो आप पहले तो टी हाफ और ए के बीच में, पहले किसके बीच में पढ़ रहे हो, टी हाफ और ए के बीच में पढ़ रहे हो। तो टी हाफ और ए का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो आपकी हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ए नोट के, ये तो क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताओ ये बढ़ेगा तो टी हाफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा 1 अपॉन ए नोट पूरा ले लिया आपने। चलो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन ए नोट, आपको कंफ्यूजन और कम होगा, ठीक है। तो अगर बताओ 1 अपॉन ए नोट पूरा चेंज होगा, पूरा इंक्रीज हो रहा है 1 अपॉन ए नोट, तो टी हाफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिनियर ही चेंज होगा ना। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। अब एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान से, एक बना रहा हूं मैं टी हाफ और ए नोट के बीच में। अब मुझे बताओ टी हाफ और ए नोट में क्या रिलेशन है। देखो टी हाफ और ए नोट में बहुत, अगर ए नोट बढ़ता है, अगर ए नोट बढ़ता है तो बताओ टी हाफ क्या हो जाएगा, अब आपका डिक्रीज हो जाएगा ना। पहले ग्राफ था 1 अपॉन ए नोट के लिए, तो पूरा 1 अपॉन ए नोट बढ़ रहा है तो टी हाफ भी बढ़ रहा है, लेकिन अब सिर्फ है टी हाफ और ए नोट के बीच में। अगर ए नोट बढ़ रहा है तो टी हाफ क्या होगा, यहां पर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जाएगा आपका कुछ इस तरह से, सही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं इसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसे थोड़ा सा मैं सही से लिख लेता हूं, ये चला गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, टी हाफ और 1 अपॉन ए नोट, टी हाफ और ए नोट के बीच में। तो ये था हाफ लाइफ का सेकंड ऑर्डर हाफ लाइफ के लिए उसका ग्राफ, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं आपको, ये भी एक्स्ट्रा ही है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। देखो मुझे बताओ कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की इक्वेशन क्या थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a टू द पावर 1 के, फॉर द जीरो ऑर्डर के लिए, याद है ना। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की इक्वेशन क्या थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a टू द पावर 1 के। अगर इसका ग्राफ पढ़ो आप तो यहां पर ग्राफ किस तरह से बनता है, टी हाफ और a के लिए ये क्या होता है, लीनियरली चेंज होता है, ठीक है। अगर मैं यही चीज हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ू तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का इक्वेशन क्या था, जो आपका टी हाफ है वो a टू द पावर 0 के साथ वेरी करता है, मतलब कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहां पर जब आप ग्राफ पढ़ते हो बताओ टी हाफ और ए का ग्राफ क्या हो जाएगा, चाहे आप ए को कितना भी चेंज करो टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। ग्राफ इस तरह से था आपका। अब अगर यही चीज मैं सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ रहा हूं, देखो अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहां पर जो टी हाफ है, बताओ ए की पावर ये क्या है 1 अपॉन ए नोट है ना, इसको मैं देखो इसको मैं इस तरह से पढ़ सकता हूं कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए के, मतलब ये क्या हो गया ए की पावर -1 के साथ वेरी कर रहा है। तो देखो ए की पावर -1 के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ए बढ़ रहा है टी हाफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो ग्राफ हमने यहां पर देख लिया इनका, लेकिन ध्यान से देखो इन तीनों को देखो, ये था जीरो ऑर्डर के लिए, ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये था सेकंड ऑर्डर के लिए। यहां पर ए को देखो, जीरो ऑर्डर के लिए ए की पावर 1 थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए की पावर 0 है और सेकंड ऑर्डर के लिए ए की पावर -1 है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ूं तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a टू द पावर 1 - n के। देखो ध्यान से देखो n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर है, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है n की वैल्यू लिखो 0, तो टी हाफ किसके इक्वल होगा, a की पावर 1 के। देखो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ a की पावर 1 है, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो टी हाफ a की पावर 0 के साथ वेरी कर रही है, तो हाँ देखो टी हाफ a की पावर 0 के साथ वेरी कर रही है।
n के लिए 2 रखो सेकंड ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ एक कोई पावर -1 के साथ वेरी कर रही है, तो हाँ हमने ये देखा। तो फॉर द nth ऑर्डर के लिए अगर आपको हाफ लाइफ पूछा जाए तो टी हाफ किसके इक्वल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a टू द पावर 1 - n के, या फिर आप यहां पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के लिख सकते हो k कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? इसे मैं आगे चल के nth ऑर्डर में वापस डिराइव भी करूंगा, लेकिन अभी हमने इन तीनों से रिलेशन बना लिया कि टी हाफ के लिए उसकी हाफ लाइफ अगर होती है, सॉरी nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ आपको बतानी है तो फॉर्मूला याद रखो, टी हाफ इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 1 - n। बताओ सही है ना, याद रहेगी ये ट्रिक? ठीक है, चलिए तो ये था सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, उसका ग्राफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम कंप्लीशन टाइम के टुवर्ड्स मूव करते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की, तो ध्यान से देखना। अच्छा कंप्लीशन टाइम देखें। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको याद है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स के लिए हमने कंप्लीशन टाइम पढ़ा था, क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी कंप्लीट होती है? हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी थियोरेटिकल कंप्लीट नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल हम क्या बोलते हैं, 70 to 80% कंप्लीट हुई तो हाँ रिएक्शन कंप्लीट है, लेकिन थियोरेटिकली हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर के लिए देखो उसका कंप्लीशन टाइम। पे कंप्लीशन टाइम के लिए देखो वापस इक्वेशन 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या हुआ, t 100%, मतलब कि टाइम t इज इक्वल टू 100% हो चुका, मतलब कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बताओ इनिशियल जो AT जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, मतलब कि आपका रिएक्टेंट क्या हो चुका है, कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। अगर AT 0 हो चुका है तो 1/0 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस k इंटू टी 100%। तो बताओ मुझे 1/0 क्या हो गया, ये तो हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से इसको लेस करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट ही तो आएगी। तो इनफाइनाइट क्या हो गया, इक्वल हो गया k इंटू टी 100%। तो t 100% को अगर आप देखो तो इनफाइनाइट अपॉन k, तो ये भी कितना होगा, इनफाइनाइट। समझ रहे हो, एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसको एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको। मैं क्या करता हूं कि मैं AT को मान लेता हूं a-x और a0 को मान लेता हूं मैं a। अब देखो ध्यान से देखना, ये रिएक्टेंट है, इट गोज टू इन प्रोडक्ट। मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन थी a, t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर, t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर इस a में से कुछ x कंज्यूम हुआ, तो बचा कितना, a माइनस x बचा होगा। सही है ना। अब हम किसे पढ़ रहे हैं, हम t 100% को पढ़ रहे हैं। t 100% का मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, और सारा सारा किसमें फॉर्म हो चुका है, प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो चुका है। रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, मतलब कि ये किसके इक्वल हो गया, 0 के, और a सारा किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सही है। अब देखो इसको यहां पर देखो, यहां पर पुट करते हैं 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस k t 100%। ठीक है, AT को क्या पुट करूंगा मैं, a माइनस एक्स पुट करूंगा, इसको क्या पुट करूंगा मैं, a पुट करूंगा। तो यहां से देखो k t 100% क्या बनेगा, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। यहां पर क्या करो आप एलसीएम ले लो, यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। मुझे बताओ कि t 100% के लिए, t 100% के लिए a की वैल्यू कितनी है, 0 हो गई ना भाई। कंसंट्रेशन कितनी हो चुका है, a की वैल्यू देखो 0 हो चुकी है। अगर a की वैल्यू 0 हो चुकी है तो बताओ किसी के अपॉन में 0 होगा तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट नहीं आएगा, क्या आएगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जब एक सेकेंड ऑर्डर के लिए कंप्लीशन टाइम पूछा जाए
तो याद रखना कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। क्लियर रहेगा? चलिए, तो ये था बेटा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जहां पर हमने इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा, उसकी हाफ लाइफ पढ़ी, उसका कंप्लीशन टाइम पढ़ा और उसके सारे ग्राफ को मैंने आपको अच्छे से स्टडी करवाया है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं। चलिए, नोट कर लिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। अच्छा, उससे पहले इसके यूनिट की बात नहीं की हम यूनिट भी देख लेते हैं इसकी। चलो देखो, तो पहले तो आप एक नोट लिख लो, चलो साथ साथ में एक नोट भी लिखवा ही लेता हूं मैं आपको। थ्योरेटिकली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन। एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी थ्योरेटिकली कंप्लीट नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकली तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन 70 to 80% के बीच में अगर हो जाती है तो हाँ वो रिएक्शन कंप्लीट है। प्रैक्टिकली हम यही मानते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली अभी हमने चेक किया कि एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। चलिए अब देखो यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट तो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर 1 माइनस ए एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर एन की वैल्यू 2 हो गई तो मोल लीटर इनवर्स होल टू दी पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स होल टू दी पावर -1 सेकेंड इनवर्स। -1 का मतलब क्या हो गया कि मोल -1 लीटर +1 सेकेंड इनवर्स। तो ये थी रेट कांस्टेंट यूनिट जो आपको याद रखनी है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सही है। तो ये था रेट कांस्टेंट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन है, ऑन स्टार्टिंग विथ 1 mole A, reaction is 3/4 complete in 1 hour. Calculate K for reaction if कैलकुलेट K for reaction is second order. चलिए, तो बस यहां पर आपको रिएक्शन दी है जहां पर A रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और इस न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करना है। चलिए अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पर आपको कि आपने जब रिएक्शन स्टार्ट की है A गोस इन प्रोडक्ट, रिएक्टेड A के मोल कितने लिए? आपने 1 मोल लिया। और फिर आपको बोला है कि जब आपके पास 1 आवर कंप्लीट हो चुका है तब रिएक्शन आपकी 3/4 कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, देखो मैं क्या मान के चल रहा हूं बेटा कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर A की कंसंट्रेशन मैंने ली थी A0 कुछ, ये मैं मान के चल रहा हूं। मुझे बताओ कि जब रिएक्शन 1 आवर के बाद t इज इक्वल टू 1 आवर पर जब रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुकी है तो बताओ इस AT की वैल्यू कितनी होगी? 3/4 का मतलब क्या होगा? 75%। अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है अब A की कंसंट्रेशन? 25%। 25% किसका? इस A0 का, इनिशियल का ही तो 25% बचा है, तो इस इनिशियल का 25% निकालो, कितना हो जाएगा? A0/4 हो जाएगा। तो बस हो गया। लगाओ रेट कांस्टेंट का इक्वेशन, 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। AT की वैल्यू कितनी है? A0/4 लिखो, 4/A0। अब माइनस 1/A0 को इधर भेज दो, 1/A0 इज इक्वल टू क्या हो गया? KT हो गया। इसे सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 3/A0 हो जाएगा। तो इसे देखो यहां पर सॉल्व करते हैं, 3/A0 इज इक्वल टू K इंटू, बताओ टाइम कितना है? 1 आवर है। A0 क्या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियली कितने लेके चला? 1 मोल लेके चला ना, तो A0 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1 मोल के इक्वल हो गई। तो इसे पुट कर दो, 1 पुट कर दिया, तो 1/3 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 इज इक्वल टू K इंटू 1 आवर।
ये कितना हो गया के की वैल्यू 3 मोलर आवर इनवर्स। तो ये था आपका आंसर। क्लियर है? चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो का आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेंथी हो चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।